हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने वैदिक काल के बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं उन्हीं पॉइंट को शामिल कर रही हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में वेद की रचना हुई थी और इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन जो था कबीलों के प्रधान के द्वारा संचालित होता था, यानी कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और उनका एक प्रधान होते थे जो उनके प्रशासन को देखते थे। और प्रशासन की मूल इकाई क्रमशः कुल, यानी कि जो पारिवारिक इकाई है उसको कुल कहा जाता था। कुल थी, फिर इसके बाद ग्राम थी, इसके बाद विश थी, इसके बाद जन थी और इसके बाद राष्ट्र का स्थान आता था। यानी कि सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की वह कुल थी, फिर उसके बड़ा ग्राम था, फिर उसके आगे विश था। जैसे अभी के समय में हम कह सकते परिवार है, ग्राम है, इसके बाद हम बोलते हैं ना कि जिला है, फिर राज्य है। तो इस तरह से प्रशासन की इकाई बटी हुई थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश का प्रधान विशपति और जन का शासक राजन कहलाते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, यानी इसी से पता चलता है कि जन का महत्व था और यही जन धीरे धीरे आगे चल के बाद में जनपद बने और इसके बाद महाजनपद का उदय हुआ। ऋग्वैदिक कालीन राजा के अधिकार सीमित थे। राजा का मुख्य कार्य क्या था? गायों की खोज करना और गायों की रक्षा करना। ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी या जीवन का मूल आधार जो था वह पशुपालन था। पशुओं का बहुत ज़्यादा महत्व था, उसमें भी गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था और दूसरा स्थान घोड़े का था। तो गाय को खोजना और गायों की रक्षा करना ही मूलतः राजा का उत्तरदायित्व था। और ये इसी से पता चलता है कि जब वहाँ युद्ध होते थे दो कबीलों के बीच में, तो युद्ध के लिए भी गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं भी थी। इन संस्थाओं में प्रमुख है समिति। समिति यह आम लोगों की संस्था थी और समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उनको ईशान कहा जाता था, यानी समिति के जो हेड होते थे उनको ईशान कहा जाता था। सभा जो थी वह कुलीन लोगों की संस्था थी। विधत जो है वह सबसे प्राचीन संस्था थी, यह भी कुलीनों की संस्था थी। और गण भी जो थी, एक संस्था गण भी थी जो भी कुलीनों की ही सभा थी। राजा कुछ मंत्रियों की सहायता से शासन कार्य करते थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था और कर को बलि कहा जाता था। उस समय जो कर लिया जाता था उसे बलि कहा जाता था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था, वह स्वैच्छिक था। यानी कुछ युद्ध वगैरह होते थे कबीलों के बीच में, उस समय लोग इच्छा से बलि के रूप में कर देते थे। सेना थी लेकिन नियमित नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्य सप्तसंध प्रदेश में बसे थे और सप्तसंध प्रदेश जो है 7 नदियों के किनारे स्थित था। तो इन नदियों के बारे में जान लेते हैं कि पहले उनका नाम अलग था प्राचीन काल में और इनका वर्तमान नाम अभी अलग है। और इसे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एक बार हम देख लेते हैं। उस समय जो पुरुषनी नदी थी उसे आजकल हम रावी नदी कहते हैं। अस्कनी को चिनाब कहते हैं। विपाशा नदी जो थी पहले, उसको अभी हम व्यास के नाम से जानते हैं। सतुद्री नदी को सतलज के नाम से जानते हैं। सदानीरा नदी को गंडक कहा जाता है अभी। वितस्ता नदी को झेलम कहा जाता है। गोमती नदी को गोमल कहा जाता है और सिंधु नदी जो है वह सिंधु नदी ही अभी भी कहा जाता है। अब जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वह समतावादी था, यानी वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म था। यानी वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन उसका आधार क्या था? कर्म था। और पूर्व वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र संबंध था। अभी कैसा था समाज? पितृसत्तात्मक था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यानी स्त्री समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थे। उन्हें उपनयन और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। उस समय की कुछ प्रमुख स्त्रियों विदुषी स्त्रियां थी लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, ये सभी विदुषी स्त्रियां थी। और लोपामुद्रा ने तो ऋग्वेद की रचना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस समय की बात करें तो बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं थी। स्त्रियां पुनर्विवाह भी कर सकती थी। नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। अगर किसी स्त्री के पति का निधन हो जाता था तो वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी।
दास प्रथा था, लेकिन वह उग्र नहीं था, यानी क्रूरता नहीं थी। लोग हल्के फुल्के कामों के लिए दासों का यूज करते थे। अधिकतर लोग शाकाहारी थे, लेकिन मांसाहार का भी प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो था वह पशुपालन था। इस काल में गाय का बहुत अधिक महत्व था और ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। और गाय को जो है अघन्य माना जाता था, यानी कि गाय की हत्या नहीं की जा सकती, ऐसा माना जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है। इसी से पता चलता है कि गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है, जबकि कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार भी हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि कृषि का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। उद्योग थे, लेकिन सीमित थे। इस काल में रथकार, बुनकर, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि लोग व्यवसाय करते थे। व्यापार केवल आंतरिक स्तर पर था और व्यापार विनिमय वस्तु द्वारा होता था, यानी लोग एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करते थे, जिन्हें हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो यह जो है मूलतः धर्म पर आधारित ही एक तरह से समाज था। और ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में 250 बार यानी 250 सूक्त जो है वह इंद्र को समर्पित है। और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को ढाने वाला, यानी एक तरह से इंद्र जो थे वह युद्ध के देवता भी थे। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है। अग्नि को देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ का देवता माना गया है। और ऋग्वेद में अग्नि पर 200 सूक्त लिखे गए हैं, यानी कि सेकेंड नंबर के देवता कौन थे? अग्नि थे। और तीसरे नंबर के देवता जो थे ऋग्वैदिक काल में वह वरुण देवता थे, जो कि जल या समुद्र के देवता थे। उन्हें प्राकृतिक संतुलन का देवता का रक्षक भी कहा जाता था। और पूषण जो थे पशुओं के देवता थे। उत्तरवैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। और इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने पूरे परिदृश्य को बदलने का कार्य किया। और यही एक महत्वपूर्ण अंतर क्रिएट करता है उत्तरवैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में। 1000 ईसा पूर्व में लोहा सर्वप्रथम, भारत की बात करें तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में मिला था। और इसी समय पाकिस्तान, जो कि अब गंधार क्षेत्र है, पाकिस्तान में पड़ता है, गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा था। और सर्वाधिक और लौह उपकरण जो थे वह अदर्जखेरा से प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि इस काल में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। एक लोहे के खोज ने पूरे परिदृश्य को बदलने का कार्य किया। अब जानते हैं उत्तरवैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में कि क्या क्या परिवर्तन आए थे। ऋग्वैदिक काल से भी उसके कंपेयर करेंगे। तो उत्तरवैदिक काल में जन का आकार बड़ा हो गया। समय भरत कुरु जनपद का आविर्भाव हुआ, यानी अब जन का आकार बढ़कर क्या होने लगा था? जनपद के रूप में चेंज होने लगा था। इस समय क्या हुआ? राजा का महत्व बढ़ गया और राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। सभा एवं समिति का महत्व घट गया। हम यहाँ देखेंगे कि राजा का महत्व अगर बढ़ा है तो वहाँ क्या हुआ? उसी समय सभा और समिति का महत्व घट गया और विधत संस्था का तो समापन ही हो गया, यानी विधत संस्था ही समाप्त हो गई। इसके बाद जानेंगे कि कर क्या हो गया? अनिवार्य हो गया था। ऋग्वैदिक काल में देखा था हमने कि कर जो था स्वेच्छा से दिया जाता था। सेना भी नियमित नहीं थी। युद्ध के समय सेना को रखा जाता था, फिर हटा दिया जाता था। लेकिन अब कर भी अनिवार्य हो गया और सेना भी जो है वह नियमित हो गई। राजा अपना महत्व दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करने लगे। क्योंकि उत्तरवैदिक काल में कर्मकांड का महत्व बढ़ने लगा, तो राजा अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कई तरह के यज्ञ करने लगे, जिनमें प्रमुख यज्ञ है राजसूरी यज्ञ, यानी कि जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय यह यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था साम्राज्य विस्तार के लिए। और वाजपेयी यज्ञ किया जाता था रथ दौड़ के। अब जानते हैं उत्तरवैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में। तो उत्तरवैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। अब चेंज हो गया, पहले क्या था? पशुपालन था, अब क्या हो गया? फिर से कृषि हो गया। अब पाठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। और कृषि का जब विकास हुआ, कृषि क्या हो जाता है? हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? कृषि के विकास से ही मिलेगा। तो जब कृषि का विकास होगा तो क्या होगा? उसके परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। फलतः भारत का द्वितीय नगरीकरण
प्रारंभ हुआ। अभी आप कहेंगे कि द्वितीय नगरीकरण कैसे हुआ, तो भारत का पहला नगरीकरण कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। वह कैसी सभ्यता थी? वह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद जो ऋग्वैदिक काल में पूरी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई थी और धीरे धीरे क्या होने लगा, उत्तर वैदिक काल से द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया। लोहे की खोज की वजह से खेती व्यवसाय सबका क्या हुआ? विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था जन्मना हो गई, यानी कि वह जाति के रूप में तब्दील हो गई। जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित, वह पूर्णतः जाति आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। सभा एवं समिति में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया एवं पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गया, यानी स्त्रियों से जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी चीज़ें समाप्त होने लगी और बहुत सारी कुरीतियाँ शुरू हो गई इस काल में। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से शिक्षा बंद नहीं हुआ था। उस समय भी मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में एक नई व्यवस्था देखने को मिलती है जो कि है आश्रम व्यवस्था, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम जाबावलोपनिषद में मिलता है, यानी एक उपनिषद है जाबावलोपनिषद, उसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके तहत ये ऐसा माना गया कि एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष है और उसे 4 पार्ट में बांट दिया गया है, यानी हर आश्रम के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। पहला 25 वर्ष ब्रह्मचारी के लिए, दूसरा गृहस्थ जीवन के लिए, तीसरा वानप्रस्थ के लिए और चौथा जो है संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित कर दिया गया। इसी काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। 16 संस्कार की जो हम परंपरा देखते हैं वह इसी समय लोकप्रिय हुआ। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। इसके अलावा भी 2 प्रकार के और विवाह होते थे। पहला है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था? इसमें पुरुष उच्च वर्ण का रहता था और महिला किस वर्ण की रहती थी? निम्न वर्ण की रहती थी। तो इसको क्या कहा गया? अनुलोम विवाह कहा गया। जबकि प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? पुरुष निम्न वर्ण का रहता था और महिला किस वर्ण की रहती थी? वह उच्च वर्ण की रहती थी। तो यह 2 प्रकार के विवाह की भी चर्चा प्रारंभ हो गई। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया, यानी इस समय यज्ञ, आहुति, कर्मकांड पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। और इस समय के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। प्रजापति को सृजन का देवता माना गया। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, फिर अग्नि थे, फिर वरुण थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? सबसे प्रमुख देवता प्रजापति हो गए और उन्हें सृजन का देवता माना गया। इसके अलावा विष्णु को पोषण का देवता माना गया और शिव को रुद्र के रूप में माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही षट दर्शन का उदय हुआ, यानी कुछ प्रमुख दर्शनों का उदय प्रारंभ हो गया, जिनके बारे में जानते हैं। इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम दर्शन का नाम जानेंगे और कौन सा दर्शन था और उनके प्रतिपादक कौन थे, यानी कि इस दर्शन को किसने प्रारंभ किया था। तो पहला है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद मुनि थे और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे प्रतिपादक, और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? बादरायन थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना। इस वीडियो में हम वैदिक काल के MCQ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।